जय हिंद। स्वागत है आपका सार्थक विजन में। आज हम लोग हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या जिनकी आशंका है पूछने की। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देख चुका था कि झारखंड का नाम जो है वो विभिन्न जगह में उल्लेखित था और उनमें क्या क्या नाम से उन्हें पुकारा जाता था। जैसे वायु पुराण में क्या कहा गया, समुद्रगुप्त ने क्या कहा, भागवत पुराण में क्या कहा गया था, टॉलमी ने क्या कहा, फाहियान ने क्या कहा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जितने नागवंशी शासक आए उन लोगों ने अपनी अपनी राजधानी कहाँ बनाई, नागवंश की स्थापना किसने की। इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने देखे और इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं पलामू का जो रक्सेल वंश था उनको हटा के चेर वंश आया और उन्होंने क्या क्या काम किया उनके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पलामू में लंबे समय तक शासन करने वाले जो थे कौन थे, चेर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रक्सेल वंश को आपदस्थ किया था। आपदस्थ करने का मतलब पद से हटा देना। ठीक है, तो रक्सेल वंश को आपदस्थ करके इनके जगह पे कौन आया था, चेर वंश आया था, जिसको चेरो वंश भी कहते हैं। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, तो भागवत राय ने की थी। याद रखना है, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी पलामू में, तो भागवत राय ने की थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब के शासन काल में चेरो का राजा कौन था। ठीक है, यहाँ शेरो है तो यहाँ सुधार लेंगे। औरंगजेब के शासन काल में चेरो का राजा कौन था, तो मेदिनी राय था। औरंगजेब के शासन काल में चेरो का राजा मेदिनी राय। हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा था, आप लोग आंसर करेंगे कि औरंगजेब के शासन काल में कौन सा नागवंशी शासक था। तो नागवंशी शासक का नाम था रघुनाथ शाह, बताए थे। आगे देखिए, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा। ये 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये 1528 का चंदेरी का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, मेदिनी राय की पराजय हुई थी, यानी मेदिनी राय उसमें हार गया था। याद रखिएगा, मेदिनी राय को जो है वो चेरो न्यासी के नाम से जाना जाता है। चेरो न्यासी के नाम से किसे जाते हैं, तो मेदिनी राय को चेरो न्यासी के नाम से जाना जाता है। और चेर वंश को ही स्वर्ण युग माना जाता है, और वो भी किसके शासनकाल को, तो मेदिनी राय के ही शासनकाल को। ठीक है, तो मेदिनी राय के शासनकाल के कारण ही चेर वंश का जो शासनकाल होता है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, तो किसका काल जो है वो स्वर्ण युग कहलाया, तो चेर वंश का जो है काल स्वर्ण युग कहलाया। उसके बाद देखेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, तो इसमें हो जनजाति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये हो जनजाति जो है वो सिंहभूम में ही ज़्यादातर रहते हैं, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम हो या पश्चिमी सिंहभूम हो। और इनके रहने के कारण ही जो है सिंहभूम का नाम सिंहभूम पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि हो जनजाति का जो कुल देवता होता है उनका नाम क्या है, सिंहबोंगा। सिंहबोंगा का मतलब ये लोग सूर्य को बोलते हैं सिंहबोंगा। ठीक है, तो हो जनजाति का जो कुल देवता है उनका नाम है सिंहबोंगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे सिंह लगा हुआ है, वैसे सिंहबोंगा का मतलब होता है सूर्य भगवान। ठीक है, इनके अनुसार। तो चूंकि इनके कुलदेवता में सिंह लगा हुआ है, इसलिए इन्होंने अपने स्थान में ही, जिस स्थान में रहते थे, उनका नाम रखा सिंहभूम। ठीक है, जो आज पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। सिंहभूम की 2 शाखा है जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो वंश प्रभा लेखन। ये एक ग्रंथ का नाम है वंश प्रभा लेखन, जहाँ पे क्या मिलता है, सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे रामगढ़ राज्य। तो सबसे पहले इसमें देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी। कहीं पे बाघ मिलता है, कहीं पे बाघ मिलता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, बागदेव सिंह ने की थी। कब की थी, 1368 ईस्वी में की थी। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की थी। और इसने जो है वो राजधानी कहाँ बनाया था, तो सीरा को, या सीसिया इसी का नाम है। ठीक है, तो सीरा या सीसिया को बागदेव सिंह ने राजधानी बनाया था। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह आया। अगला जो रामगढ़ का शासक बना वो दलेल सिंह बना, और वो कब बना, 1670 ईस्वी में। तो दलेल सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो दलेल सिंह के पहले भी बहुत सारे रामगढ़ में शासक होंगे, तो उन्होंने जो है वो राजधानी चेंज किया होगा। तो दलेल सिंह जब बना राजा, तो क्वेश्चन पूछता है कि दलेल सिंह के समय जो है वो राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा ये राजधानी बादम से कहाँ लेकर आया था, रामगढ़। यानी दलेल सिंह के समय रामगढ़ ही उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये बादम से राजधानी रामगढ़ को लाया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि दलेल सिंह ने अपनी राजधानी
कहाँ लाया था, तो बादम से रामगढ़ लाया था। ठीक है। उसके बाद आता है खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने दी थी, तो खड़ग राज्य की स्थापना किसने किया था, हंसराज देव ने की थी। आगे सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विक्रम सिंह ने की थी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये विक्रम सिंह नाम था। ठीक है, सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। रामगढ़ का राजा जो था उनका नाम था मुकुंद सिंह। ये रामगढ़ का ऐसा राजा था जो शुरू से लेके अंत तक, मतलब अपने जीवन जो था इनका चला जीवन काल, उसमें शुरू से अंत तक इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, तो ना रामगढ़ का वह कौन सा शासक था जिसने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, तो उनका नाम था मुकुंद सिंह। आगे देखते हैं, तो चलिए देखते हैं चंदन शहीद पहाड़ी। सबसे पहले ये जानिएगा कि चंदन सी पहाड़ी है कहाँ, तो ये रांची में है। ठीक है, तो चंदन सी पहाड़ी से क्या मिला है, अशोक का शिलालेख मिला है। आप लोग कमेंट करिएगा अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख मिला है और किस नाम से मिला है। ठीक है, अजी मुकीमपुर संथाल परगना। ठीक है, अजीम मुकीमपुर जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये संथाल परगना पड़ता है। ठीक है, ये जितने भी स्थान हैं इनका नाम याद रखिए, कई बार ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि अजीम मुकीमपुर जो है वो कहाँ पे है, या चंदन शहीद पहाड़ी कहाँ है, क्योंकि इनसे जो है वो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं या पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो अजीम मुकीमपुर से जो है वो कहाँ मिला है, बारदारी इमारतों के अवशेष। ये एक इमारत है, जैसे हमारा ताजमहल वगैरह होता है वैसे एक इमारत है बारदारी इमारत, तो उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, अर्जी मुकीमपुर, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। हजारीबाग में एक जगह है इसको, इससे तो सभी भली भांति परिचित होंगे। हजारीबाग में एक जगह है इसको, इससे हर कोई परिचित होंगे। ये इसको से क्या मिला था, तो रॉक आर्ट और सूर्य मंदिर। तो रॉक आर्ट यानी शैल चित्र, रॉक आर्ट शैल चित्र को ही बोलते हैं, जो पत्थर पे चित्र बनाए जाते थे खोद कर। तो रॉक आर्ट और शैल चित्र का अवशेष कहाँ मिला था, तो ये हजारीबाग के इसको से मिला था। उसके बाद है सीतागढ़, ये भी हजारीबाग में ही आता है। तो हजारीबाग के सीतागढ़ से क्या मिला था, तो बौद्ध मठ। क्या मिला था, बौद्ध मठ मिला था हजारीबाग के सीतागढ़ से। उसके बाद हजारीबाग में एक और जगह है जहाँ पे क्या, दुमदुम नाम है। दुमदुम से क्या अवशेष मिले हैं, तो शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हजारीबाग के दुमदुम से किसके अवशेष मिले हैं, तो शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। हजारीबाग में दूध पानी जी एक स्थान है, यहाँ से क्या मिला है, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख। अभिलेख और पांडुलिपि आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर होगा, और नहीं होगा तो बता देता हूँ। पांडुलिपि वो होता है जो हाथ से लिखा जाता है, ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था, भुज नामक वृक्ष का जो छाल होता था उस पे लिखा जाता था। और अभिलेख जो होता है वो कठोर सतहों पे लिखा जाता था, जैसे पत्थर हो गया, तांबा, कांसा, यानी कठोर सतहों पे उकेर के जो लिखा जाता था उसको अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग के दूध पानी से कौन सी शताब्दी की अभिलेख मिली है, तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी की अभिलेख मिली है। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें देखिए 8वीं 7वीं में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ आगे हम लोग 7वीं शताब्दी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, दूध, दूध का दूध और पानी का पानी मतलब बराबर न्याय होना। ठीक है, तो 8 में भी देखते हैं हम लोग 2 जीरो से बनता है ना, ऊपर 1 जीरो 1 जीरो नीचे, तो बराबर है वहाँ पे भी। तो दूध पानी 8, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं दूध पानी से। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 8वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। आगे देखिए लोहरदग्गा से क्या मिला है, तो लोहरदग्गा से मिला है कांसे का प्याला। प्याला मतलब कटोरी। ठीक है, तो कांसे का कटोरी कहाँ मिला है, तो लोहरदग्गा से। इसको ऐसे याद रखेंगे, लोहार के घर से क्या मिला था, कांसा का प्याला मिला था, यानी कांसे का कटोरी मिला था। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुराद। मुराद से क्या मिला था, तो मुराद से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। अब देखिए मुराद से यहाँ पे मुर्दा का साउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो मुर्दा जो होता है यानी जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो वो चाहे सिकड़ी पहना हो या अंगूठी पहना हो, उसको आदमी क्या कर लेता है, खोल लेता है, उसके साथ उसको नहीं छोड़ देता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये हैं खोल लेते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि मुर्दा था, उससे क्या सिकड़ी और अंगूठी खोल ली गई। अब अंगूठी किसके थी, कांसे की थी, और सिकड़ी क्या किसकी थी, तो तांबे की थी। ठीक है, तो मुराद से अंगूठी और सिकड़ी मिली। अगर आप इतना भी याद रख सकते हैं तो क्वेश्चन जो है वो क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। आगे आते हैं लुपगढ़ी। लुपगढ़ी से क्या मिला है, तो कब्रगाह के अवशेष। लुपगढ़ी से क्या मिला है, कब्रगाह के अवशेष। इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए लुपगढ़ी यानी गड्ढा। ठीक है, और गड्ढा में क्या होते हैं, तो कब्र ही होते हैं, कब्र को गड्ढा में खोद के बनाया जाता है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग बेनी सागर। बेनी सागर से क्या मिला है, तो बेनी सागर से हम लोग को मिला है, आगे देखिए है बेनी सागर, जो कि कहाँ पड़ता है, बेनी सागर सिंहभूम में पड़ता है। बेनी सागर एक शिव मंदिर भी है,
या बेनी सागर मंदिर भी है जो सिंहभूम में पड़ता है, तो याद रखिएगा। तो बेनी सागर से हम लोगों को किन चीज़ का अवशेष मिला है, तो 7वीं शताब्दी की यहाँ से जैन मूर्तियाँ मिली है। अभी बताइए कि 8वीं शताब्दी की अभिलेख कहाँ से मिला है, तो 8वीं 00 बराबर यानी दूध पानी, हजारीबाग के दूध पानी से जो है वो 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। जबकि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है बेनी सागर जो कि सिंहभूम में है। ठीक है, जैन मूर्ति जो है वो सिंहभूम से मिली है। अब एक क्वेश्चन जो कि पिछले बार दरोगा में पूछा जा चुका है कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति है, यानी बुद्ध भगवान भूमि को छुए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं, ठीक है, ऐसी प्रतिमा कहाँ मिलती है, तो ये पलामू किला में मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा कि बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति कहाँ मिली है, तो ये पलामू किला में मिली है। ठीक है, आगे इटखोरी, इटखोरी से क्या मिला है, तो इटखोरी से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इटखोरी में जो मंदिर है उनका निर्माण भी जो है वो किसने कराया था, तो उसमें पाल वंश भी आएगा, कुछ गुप्त वंश भी जो है उसमें किए हैं। लेकिन अगर अवशेष की बात करें तो इटखोरी से गुप्तकालीन अवशेष भी मिले हैं। आगे आते हैं भवनाथपुर। पहले तो यही नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है कि पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध जो भवनाथपुर है वो किस जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा गढ़वा में। किस जिले में, गढ़वा में। ठीक है, तो भवनाथपुर से क्या मिला है, तो आखेट का चित्र, आखेट का चित्र मतलब शिकार करता हुआ चित्र मिला है। इसके बाद है नामकुम, नामकुम जो है वो रांची में बहुत फेमस जगह है। रांची का नामकुम से क्या मिला है, तो यहाँ से मिले हैं हमें औजार और फलक, बाण के फलक, बाण का जो अगला नुकीला हिस्सा होता है उसको बाण का फलक बोलते हैं। तो ये नामकुम में जो औजार और फलक मिले हैं वो किसके बने होते थे, तो औजार जो है वो तांबा और लोहे के बना हुआ मिला और बाण का फलक। ठीक है, तो ये आपको रांची के नामकुम से मिल गया। आगे देखिए दालमी पुरातात्विक स्थल, ये एक पुरातात्विक स्थल है, यानी यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिला होगा, जैसे यहाँ पे भावनाथपुर है ना, उसी के लिए। तो दालमी पुरातात्विक स्थल जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे है दालमी पुरातात्विक स्थल। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और मेरे जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।